ऑडियो 4 शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वित स्वरूप। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अपनी समस्याओं का समाधान वह गांठ की अक्ल से नहीं कर सकता। अपनी स्थिति के समाचार और दूरस्थ स्वजनों की सहायता पत्र लिखकर प्राप्त नहीं कर सकता, न उनके समाचारों को जान सकता है। बाजार में सबसे अधिक उसी के ठगाने का डर रहता है। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठने की संभावना भी उसी के साथ अधिक जुड़ी रहती है। यहाँ तक कि वह दूर की यात्रा भी निरापद रूप से नहीं कर सकता। जो काम बूते का हो उसे कर लेना, उससे जो मिले उसके औने पौने में अपना गुजारा चला लेना और अपने जैसे ही बच्चे पैदा कर डालना, इसी परिधि में उसका सारा जीवन चक्र घूमता रहता है और आरंभ से लेकर अंत तक अस्त व्यस्त जीवन गुजार देता है। अभिभावकों की जरा सी नासमझी का कुफल उनकी संतानों को सारे जीवन भर भोगना पड़ता है। यद्यपि हमारे देश में शिक्षा प्रसार की ओर ध्यान दिया गया है तथा उसके लिए जोरदार असरकारी कदम उठाए गए हैं, पर शिक्षितों की संख्या अभी 20% से अधिक नहीं पहुंच सकी है। 100 में से 20 आदमी शिक्षित, जिनमें से अधिकांश साक्षर मात्र, उनकी शिक्षा अक्षर ज्ञान तक सीमित। सरकार कितना ही प्रचार करे, पर जब तक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे, तब तक संतोषजनक उपलब्धियां मिलना मुश्किल है। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। भविष्य का भारत उन्हीं के हाथों में जाएगा और वे अशिक्षित तथा अज्ञानग्रस्त ही रहें तो राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, और उसके लिए जिम्मेदार होंगे आज के अभिभावक भी, भावी पीढ़ी के निर्माता, जो यह सोचते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा की क्या आवश्यकता। जो धंधा हम करते हैं वही बच्चों को सिखा देंगे। आप हल बैल से खेती करते हैं और उन्नत किसानों ने ट्रैक्टर से खेती करना सीख लिया है। आपको हल बखर से तो आपका बच्चा जमीन भी नहीं जोत पाएगा और शिक्षित किसान बीज डाल लेगा तथा अंकुर फूटने लगेंगे। आने वाला युग प्रतिस्पर्धा का युग है। हर व्यक्ति अपनी योग्यता का स्तर दूसरों से अधिक 21 रखकर ही जी सकेगा, अन्यथा वह बर्बाद हो जाएगा। और उसकी बर्बादी का कारण होंगे माता पिता, जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित और योग्य बनाने की बात ही नहीं सोची। उल्टे उन लोगों की हंसी उड़ाई जो अपने बच्चों को 2 मील दूर स्कूल भेजते रहे। ऐसे अभिभावकों के लिए ही कहा गया है, माता पिता बैरी भय जो न पढ़ाए बाल। शास्त्रकारों ने भी स्पष्ट घोषणा की है, माता बैरी पिता शत्रु जे न बालक पढ़िता। वह माता बैरी है और वह पिता शत्रु है जिन्होंने अपने बालक को समुचित रूप से शिक्षा देने की ओर ध्यान नहीं दिया। अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना पशु से की गई है तथा कहा गया है, बिना पढ़े नर पशु कहावे। ऐसा क्यों कहा गया है? एक बच्चा सौभाग्य से पढ़ लिख कर विद्वान बन गया और दूसरा घर गृहस्थी का ही काम संभालता है। दोनों ही बच्चे एक ही माँ बाप के संतान हैं, पर दोनों में बड़ा अंतर आ जाता है। यह बात अलग है, अनपढ़ भी शाम तक अपने भोजन की व्यवस्था कर ले, लेकिन बोलचाल और रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर रहेगा। पढ़ा लिखा सलीके से बातचीत करेगा, आगंतुक का द्वार पर स्वागत करेगा, व्यवहार कुशल होगा और अपना रहन सहन सुसंस्कृत मनुष्यों जैसा रखेगा। जबकि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति न तो तरीके से बातचीत कर सकेगा, न व्यवहार कुशलता बरतेगा। ऐसे व्यक्ति को मनुष्य श्रेणी से अलग रखा जाए तो अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि उसके साथ माता पिता ने शत्रुता पूर्ण बर्ताव किया है। जो भूल हो चुकी उसे रटते रहने से काम नहीं चलेगा। जो वयस्क अथवा प्रौढ़ हो चुके हैं उन्हें भी प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से साक्षर बनाया जा सकता है। अमेरिका में बालक, किशोर और युवक विद्यार्थियों की अपेक्षा उन विद्यार्थियों की संख्या कहीं अधिक है जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कई बच्चों के माँ बाप हैं और जिन्हें आजीविका उपार्जन में व्यस्त रहना पड़ता है, फिर भी वे नियमित रूप से क्रमबद्ध शिक्षा प्राप्त करने में संलग्न हैं। इन प्रौढ़ शिक्षार्थियों की संख्या इन दिनों 3 करोड़ है, अर्थात उस देश के प्रत्येक 4 व्यक्तियों में से एक प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त कर रहा है। यह प्रौढ़ शिक्षा भारत जैसी नहीं है, जिसे निरक्षरों को साक्षर बनाने के रूप में जाना जाता है। यह लोग हाई स्कूल या कॉलेज की सामान्य कक्षाएं तो अपने विद्यार्थी काल में ही पूरा कर चुके होते हैं। प्रौढ़ावस्था में तो वे अपनी रुचि के विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में संलग्न रहते हैं।
यह पढ़ाई जो आजीविका उपार्जन में भी सहायक होती है, पर उसका लक्ष्य प्रथम रूप में ज्ञान वृद्धि ही होती है। ज्ञान पिपासा को भी उस देश में भूख, प्यास, निद्रा, विनोद जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में ही गिना जाता है और उसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रायः आजीवन प्रयत्नशील रहता है। यह एक शौक है जिसमें विनोद और ज्ञान वृद्धि का दोहरा लाभ मिलता है। कुछ वर्ष पूर्व प्रौढ़ विद्यार्थी 2.5 करोड़ थे, पर अब वे 3 करोड़ हो गए हैं और आगे वह संख्या और भी अधिक बढ़ने की बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थाओं के विकास की योजना बनाई जा रही है। अकेले लॉस एंजल्स नगर में प्रौढ़ वर्ग की रात्रि पाठशालाओं की उपस्थिति सामान्य विद्यालयों के छात्रों की तुलना में डेढ़ी थी। शिकागो विश्वविद्यालय के निर्देशक यूजिन वेल्डन ने अपने एक प्रतिवेदन में कहा है, अमेरिकी नागरिक यह अनुभव करते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया आजीवन चालू रहने योग्य प्रक्रिया है। यह कला, वाणिज्य और विज्ञान के क्षेत्र में तो इसलिए भी आवश्यक है कि नए अनुसंधानों के कारण पुराने तथ्य पिछड़ जाते हैं और नवीन शोधों से लाभ उठाने के लिए नए निष्कर्ष आवश्यक होते हैं। खेल, नृत्य, पर्यटन, संगीत व सामान्य ज्ञान के संबंध में भी सर्वसाधारण को गहरी रुचि है। स्त्रियां दाम्पत्य जीवन के हास विलास, वेश विन्यास, शिशुपालन आदि विषयों के अधिक ऊंचे कोर्स पूरे करती रहती हैं। न्यू ऑरलियंस के अवकाश प्राप्त नाविक 81 वर्षीय लोकस टकरे ने दर्शन शास्त्र की आरंभिक कक्षा में अपना नाम लिखवाया है और अब वे 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के कदम उठाना भारत में आश्चर्यजनक माना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी उम्र में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने का प्रचलन नहीं है, पर अमेरिका में ऐसी बात नहीं है। वहाँ यह एक बिल्कुल सामान्य बात है। छोटी उम्र के लड़के भी खेलकूद पसंद करते हैं और बड़ी उम्र वालों को भी इसमें रुचि रखने पर कोई रोक नहीं है। ठीक उसी प्रकार क्या बड़ी उम्र क्या छोटी उम्र, इसमें नियमित रूप से विद्या पढ़ने में कोई अंतर नहीं आता। अमेरिका में प्रौढ़ शिक्षा नाम नहीं दिया गया है, वरन उसके लिए निरंतर चालू रहने वाली शिक्षा कहकर पुकारा जाता है। सरकारी योजनाओं में उसका उल्लेख इसी नाम से रहता है। शिक्षा विभाग का यह बहुत बड़ा कार्य है। कम से कम 300 कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत छोटे बड़े अनेक पाठ्यक्रम निर्धारित हैं। सेंट लुई विश्वविद्यालय द्वारा 80 पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें एक आज की दुनिया में मनुष्य और ईश्वर का तालमेल जैसा विषय भी सम्मिलित है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय सेंट लुई मिसूरी में उन लोगों की शिक्षा व्यवस्था भी है जो रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते हैं, जिनकी आजीविका निश्चित नहीं अथवा कम है। वे अपनी प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ मजदूरी भी प्राप्त कर लेते हैं और शिक्षा काल को स्वावलंबी बनकर पूरा कर लेते हैं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय ने ऐसे पाठ्यक्रम अधिक अपनाए हैं जिनके सहारे मनुष्य अधिक विनोदी बन सके और हंसता हंसाता रह सके। इनमें एक जादूगरी, संगीत, नृत्य, अभिनय एवं विदूषक के पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं। कैलोग मिशिगन, जॉर्जिया, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, न्यू हैम्पशायर, इलिनोए, इंडियाना विश्वविद्यालयों ने प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आने वालों के लिए छात्रावास भी बनाए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जनता की बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए प्रायः प्रति वर्ष नए कम्युनिटी कॉलेजों की स्थापना होते चलने का सिलसिला बंध गया है। संभवतः यह संख्या अगले दिनों और भी तेज करनी पड़ेगी। बाल्टीमोर, मैरीलैंड के कम्युनिटी कॉलेज ने अधिक आयु के लोगों को अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह नियम बनाया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें शिक्षा शुल्क न देना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो केवल छुट्टियों के दिनों में ही खुलते हैं, ताकि अधिक व्यस्त रहने वाले लोग उन्हीं सुविधा के दिनों में कुछ न कुछ सीख सकें। सरकार और व्यापारिक संस्थानों द्वारा यह परामर्श दिया जाता रहा है कि किस उद्योग में मंदी आने से श्रमिकों की छटनी करनी पड़ेगी और किस धंधे का विकास होने से उनमें नई भर्ती की जरूरत पड़ेगी। शिक्षित उद्योगों के श्रमिक समय से पूर्व शिक्षा प्राप्त करके नए उद्योगों के लिए उपयुक्त बन सकें और उनका स्थानांतरण करके ही सुविधाजनक पग उठा लिए जाएं। इसके लिए उन क्षेत्रों में नए नए पाठ्यक्रम चालू कर दिए जाते हैं। इससे छटनी और भर्ती का सहज संतुलन बन जाता है और किसी प्रकार की उखाड़ पछाड़ नहीं करनी पड़ती।
महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न लोगों को नवीनतम ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए कुछ पाठ्यक्रम तथा यथाक्रम चलाए जाते हैं, जैसे अमेरिकन लॉ इंस्टीट्यूट, जो वकीलों को कानूनी दावपेचों संबंधी उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई टिप्पणियों और राज्य सरकारी द्वारा किए गए परिवर्तनों का संपूर्ण विवरण जल्दी से जल्दी पहुंचा देता है और किसी वकील को उसकी तलाश के लिए अलग से माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार उस देश की मेडिकल एसोसिएशन ने अपने 1,47,000 सदस्यों को नवीन तथ्य शोध निष्कर्षों से अवगत कराते रहने के लिए 67 क्षेत्रीय केंद्र संस्थानों की स्थापना की है। कुछ विद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रमों की फिल्में बना ली हैं और वे शिक्षार्थियों की बस्तियों में ले जाकर उन्हें दिखाते हैं, ताकि छात्रों को विद्यालयों तक आने जाने में समय और पैसा खर्च न करना पड़े। सरकारी शिक्षा तंत्र, लोक सेवी संस्थाएं तथा व्यापारिक आधार पर चलाए गए प्रतिष्ठान, इन तीनों के सम्मिलित प्रयासों में ऐसा तालमेल रहता है कि हर क्षेत्र और हर वर्ग की आवश्यकता पूरी होती रहे और उनमें अनावश्यक प्रतिद्वंदिता पैदा न होने पाए। 70 वर्षीय स्लिम ब्रंडेज ने प्रौढ़ शिक्षा को अर्थ उपार्जन का माध्यम बनाया है और वे उसमें पूरी तरह सफल हुए हैं। इनके 5 दर्जन पाठ्यक्रमों में वक्तृत्व कला से लेकर यौन शिक्षा तक की लोक रुचि की जानकारियां सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षण एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने शिक्षण प्रक्रिया के आजीवन चालू रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शिक्षा संबंधी प्रस्ताव में भी इसी आशय की बात कही गई है तथा ऐसी विश्व व्यवस्था बनाने का आग्रह किया गया है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति ज्ञान की एक शाखा से दूसरी शाखा में सरलता से आ जा सके और ज्ञान के फल को अधिकाधिक चख सके तथा जीवन का आनंद प्राप्त करता रह सके। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी जैसे उन्नत देशों में ऐसी व्यवस्था भी है। सतत शिक्षण की यह प्रक्रिया अत्यंत आवश्यक है। किसी आयु वर्ग या समय सीमा में शिक्षा को बांध देना तो शिक्षा की आवश्यकता और महत्व का अवमूल्य है। सतत शिक्षण प्रक्रिया विज्ञान के क्षेत्र में तो इसलिए भी आवश्यक है कि नए अनुसंधानों के कारण पुराने तथ्य पिछड़ जाते हैं और नवीन शोधों से लाभ उठाने के लिए नए निष्कर्ष आवश्यक होते हैं। खेल, नृत्य, पर्यटन, संगीत व सामान्य ज्ञान के संबंध में भी सर्वसाधारण को गहरी रुचि है। स्त्रियां दाम्पत्य जीवन के हास विलास, वेश विन्यास, शिशु पालन आदि विषयों के ऊंचे अधिक ऊंचे कोर्स पूरे करती रहती हैं। पौष्टिक भोजन हर आयु के लिए आवश्यक है। स्वच्छ हवा बच्चों से लेकर बड़ों तक का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जरूरी है। स्वस्थ मनोरंजन और निश्चिंतता, प्रफुल्लता सभी आयु वर्ग वालों के लिए आवश्यक और उपयोगी है। उसी प्रकार शिक्षा या ज्ञान भी व्यक्ति मात्र की आवश्यकता है। उसके लिए आयु, स्थिति और वय का कोई बंधन प्रतिबंध नहीं है। रहा प्रश्न उसे प्राप्त करने की आयु का, तो वह भी निरा संकोच है। अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि उसे केवल बच्चों की बात ही समझा जाए और बड़ों के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहे, या बचपन गुजर जाने के बाद जिसे प्राप्त नहीं किया जा सके। वयस्क और प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा का महत्व समझाया जाना चाहिए और उन्हें ऐसे शिक्षण पाठ्यक्रम सुलभ कराए जाने चाहिए जिनसे उनके जीवन में तात्कालिक लाभ स्पष्ट दिखाई पड़े। प्रौढ़ व्यक्तियों में शिक्षा के प्रति अनुत्साह इसलिए भी देखा जाता है कि उन्हें समय न मिलने, साधन उपलब्ध न होने की शिकायतें रहती हैं। वस्तुतः तो ये कोई बड़े कारण नहीं है। जब हम ढेरों समय गप्पबाजी के लिए निकाल लेते हैं, अपना बहुत सा समय और बहुत सा पैसा अनावश्यक कार्यों में खर्च कर देते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि शिक्षा के लिए समय तथा साधनों का अभाव हो। अत्यंत आवश्यक कार्य दूसरे जरूरी कामों को छोड़कर भी किए जाते हैं। अपना कोई प्रिय स्वजन किसी दुर्घटना का शिकार हो गया हो तो सारे काम एक ओर छोड़कर उसे देखने के लिए जाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या उत्पन्न हो गई हो तो उसके लिए सभी काम एक ओर रख दिए जाते हैं। आशय यह है कि आवश्यक और उपयोगी समझे जाने वाले कार्यों के लिए समय तथा साधनों की कमी कभी बाधक नहीं बनती। यह कठिनाई उत्पन्न तब होती है जब लगता हो कि कोई व्यर्थ का कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा का महत्व न समझने के कारण ही प्रौढ़ व्यक्ति समय न मिलने तथा साधन उपलब्ध न होने का बहाना करते हैं।
शिक्षा कोई खिलौना नहीं, बचपन से ही यदि शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाए तो अच्छा ही रहता। परंतु वह अवसर निकल गया तो शिक्षा इतने कम महत्व की वस्तु नहीं है कि उसे प्राप्त करने के लिए बाद में कोई प्रयत्न न किए जाएं। बचपन में खिलौनों से नहीं खेला जा सका तो भी बड़ी उम्र में उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। परंतु बचपन में यदि अच्छा स्वास्थ्य नहीं बनाया जा सका तो सारी उम्र ही बीमार रहकर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। यह बहाना कोई नहीं करता कि क्या करें साहब, अब तो स्वास्थ्य बनाने की उम्र ही जाती रही, अब जैसा है वैसा ही स्वास्थ्य रहने दिया जाए। पहलवान बनने के लिए अच्छा होता यदि बचपन से ही दंड बैठक लगाई जाती, परंतु ऐसा नहीं हो सका और बाद में किसी को पहलवानी का चस्का लगा तो वह उसी आयु में दंड बैठक और व्यायाम शुरू कर देता है। प्रश्न आयु का स्थिति का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि शिक्षा के प्रति आम आदमी का क्या दृष्टिकोण है और उसमें कौन से ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि वह शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हो उठे। शिक्षा के प्रयोजन को अभी हमारे यहाँ ठीक से समझा ही नहीं गया है। शासक वर्ग और प्रबुद्ध व्यक्ति भी उसे पर्याप्त महत्व नहीं देते। जो भी समस्याएं हमारी दिमागी जड़ता और मानसिक पिछड़ेपन से संबद्ध है उनका उन्मूलन शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम द्वारा ही किया जा सकता है। जाति प्रथा, मद्यपान, छुआछूत, सांप्रदायिकता वगैरह बुराइयां हमारी दिमागी गुलामी और रूढ़िवादिता के बड़े गवाह हैं, बल्कि उन्हीं की उपज हैं। इनको सिर्फ कानून बनाकर नहीं खत्म किया जा सकता। कानून एक सीमा तक मदद जरूर कर सकता है। इसमें ज्यादातर काम मानसिक प्रशिक्षण द्वारा करना है। यह काम प्रौढ़ शिक्षा द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि हमें हमारे देशवासियों का दिमागी पुनरुत्थान किया जाए। उन्हें बताया जाए कि उनके देश की तरक्की किन कारणों से रुकी हुई है, परिस्थितियों में वांछित सुधार कैसे लाया जा सकता है। तभी हम इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जोरदार अभियान शुरू कर सकते हैं। हमारे देश में विश्व की जनसंख्या का 6वां भाग बसता है। इतनी विपुल जनशक्ति होने के कारण होना यह चाहिए था कि हम संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरते। ऐसा तो नहीं हो सका है, लेकिन दुनिया में सर्वाधिक अशिक्षित और निरक्षर व्यक्तियों वाले देश के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो संभवतः हमारा देश उस प्रथम पंक्ति में रहेगा।